सुबह के 10 बजे प्रावेश जी के घर में सब नाश्ता कर रहे थे। मीरा कबीर को नाश्ता करा रही थी। कबीर की तबीयत अब ठीक थी। सोना ने भी फैसला किया था कि अब वो रोज हॉस्पिटल जाएगी। सब शांति से नाश्ता कर रहे थे, तभी उनके घर के सामने कुछ गाड़ी आकर रुकी। आवाज सुन के सब नाश्ता छोड़ बाहर आ गए। सबने देखा बाहर एक जैसी देखने वाली 5 गाड़ियां खड़ी थीं। एक गाड़ी का गेट खुला और वहां से एक मिडिल एज आदमी बाहर निकला। उसने बिजनेस सूट पहना था और उसके बाल थोड़े पके हुए थे। उसके साथ एक उसी के उम्र की लेडी भी थी। उसने एक सुंदर से साड़ी पहनी थी और बहुत एलिगेंट लग रही थी। उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। सब उन्हें देखकर हैरान थे। दोनों भावेश जी और दादी के पास पहुंचे। नमस्ते शुक्ला साहब, नमस्ते माताजी। उस आदमी ने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम कहा। भावेश जी और दादी हैरानी से दोनों को देखते हुए नमस्ते बोले। कबीर उन दोनों को वहां देखकर हैरान था। सोना और मीरा का हाल भी कुछ वैसा ही था। वो दोनों कबीर और मीरा के पास गए और दोनों को नमस्ते करते हुए बोले, नमस्ते समधी साहब। कबीर उन दोनों के मुंह से ऐसी बात सुन के बस उन्हें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। हम अपनी बहू को लेने आए हैं, नीलिमा ने कहा और सोना को मुस्कुरा के देखने लगी। सोना जो मीरा के पीछे खड़ी थी, वो दोनों को बिना किसी भाव के देख रही थी। सोना ने मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। शिवा उसे ऐसे देखकर नीलिमा को कुछ इशारा किया। नीलिमा समझ गई और सोना के तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सोना का एक हाथ पकड़ा और उसके गाल को छूते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सोना उन्हें बस देख रही थी। नीलिमा ने उसे गले से लगाया और उसके माथे पर प्यार से चुमा। सोना बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे ये सब करते देख रही थी। कबीर ने सबको अंदर चल के बात करने के लिए कहा। सब सोफे पर बैठ गए। सोना अपने कमरे में बिना कुछ बोले चली गई। मिस्टर शाह, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था हमारा बेटा ऐसा कुछ करेगा, नीलिमा ने कबीर के सामने हाथ जोड़कर कहा। मीरा और कबीर उनके देखने लगे। नीलिमा ने आगे कहा, देखिए शादी जैसे भी हुई है, अब आपकी बेटी हमारी बहू है। हम बस आपसे निवेदन करते हैं कि सोना को हमारे साथ जाने दीजिए। सब उनकी बात चुप होके सुन रहे थे। कबीर ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, रायजादा मैम, छोटी मुन बड़ी बात, लेकिन सोना आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। हम सब ने देखा है सोना किस हालत में थी तब शादी हुई। छोटे साहब ने पहले सबको जान से मारने की धमकी दी और फिर सोना से उसके मर्जी के बिना शादी की। हम कैसे मान लें? सोना आपके घर में सेफ रहेगी। कबीर के ऐसे कहने पर सब उन्हें देखने लगे। मीरा ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम अपनी बहू को कुछ होने नहीं देंगे, नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा। सोना अब हमारी जिम्मेदारी है। मानते हैं अंश थोड़ा गुस्सैल और जिद्दी है, लेकिन वो कभी सोना को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, नीलिमा ने कहा। कबीर और मीरा ने एक दूसरे को देखा। नीलिमा उन दोनों को देखकर समझ गई कि दोनों नहीं मानेंगे। नीलिमा का चेहरा मुरझा गया। क्या मैं सोना से कुछ बात कर सकती हूँ? नीलिमा ने कहा और मीरा को देखने लगी। मीरा ने कबीर को देखा और हाँ में सर हिलाया। मीरा नीलिमा को लेके सोना के कमरे में गई। सोना अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। नीलिमा उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। सोना ने उन्हें देखा, फिर मीरा को। पता है सोना, जिस दिन मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था न, उसी दिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और अंश के डैड से कहा था कि अगर तुम्हारी शादी हमारे अंश से हो जाए तो। शायद उस दिन मेरे मुंह पर मां सरस्वती विराजमान थी। देखो ना, तुम मेरे अंश की पत्नी हो। सोना और मीरा उन्हें हैरानी से देखने लगी। नीलिमा ने सोना के आगे हाथ जोड़ा और कहा, मुझे माफ करना सोना, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब ठीक नहीं था। सोना उन्हें देखने लगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी जब मेरे बेटे ने तुम्हें बिना इजाजत के हाथ लगाया। नीलिमा के ऐसा कहते ही सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और मीरा ने सोना को हैरानी से देखा। क्या तुम उसे सजा देना नहीं चाहोगी?
नीलिमा ने सोना का हाथ पकड़ के पूछा। सोना उन्हें देखने लगी। मुझे पता है तुम मेरे बेटे को कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन ये भी तो सच है ना बेटा, अंश ने तुमसे सबके सामने शादी की है। सोना ने अपना सर झुका लिया। नीलिमा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। आपको आपके बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है आंटी, वो एक राक्षस है। आपको नहीं पता उन्होंने हमारे सामने किसी को मार दिया। और तो और उन्होंने हमारे भाई को भी मारने की धमकी दी थी। उन्होंने हमें पागल होते तक टॉर्चर किया। सोना ने अपना सर ऊपर किया और नीलिमा को देखते हुए बोली, मुझे पता है बेटा। वो अपने दादा और डैड से भी ज्यादा गुस्सैल है, लेकिन उसने कभी किसी बेगुनाह के साथ बुरा नहीं किया। बुरा, उन्हें अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। बस अपनी मर्जी का करते हैं, सोना ने थोड़ा गुस्से से कहा। नीलिमा मीरा को देखने लगी। मीरा भी उसे ही देख रही थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं अंश से बात करूंगी। मुझे लगता है तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। नीलिमा सोना के गले के मंगलसूत्र को हाथ में लेकर देखते हुए बोली। सोना उसे देख रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने कहा, आंटी, अगर आपको इस मंगलसूत्र और सिंदूर को देखकर लगता है कि हम आपके बेटे को एक मौका देंगे, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है आपके बेटे ने हमसे जबरदस्ती शादी करके गलत किया है, तो हाँ, उन्होंने गलत किया है। सोना ने थोड़ी ऊंची आवाज में नीलिमा से कहा। नीलिमा और मीरा सोना के बदले रूप को देखकर हैरान थे। हमने ये मंगलसूत्र और सिंदूर इसलिए नहीं लगाया है कि हम उन्हें अपना पति मानते हैं, बल्कि इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे भाई के जान के बदले में हमें मिले हैं। सोना का स्वर तेज हो गया। मीरा और नीलिमा के आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, उन्होंने हमसे सबके सामने शादी की है, इसलिए हम अभी और इसी वक्त इस शादी को नकारते हैं। आपको हमारा फैसला जानना था न, तो सुनिए। हम आपके बेटे के साथ कभी नहीं रह सकते। ऐसा कहते हुए सोना ने अपने गले से मंगलसूत्र को जोर से खींचा। मंगलसूत्र की डोरी 2 टुकड़ों में टूट गई। उसके काले मोती इधर उधर बिखर गए। सोना के गले में खींचने से निशान बन गया। उसने अपने हाथ से मांग का सिंदूर पोंछा। मीरा और नीलिमा सोना को हैरानी से देख रहे थे। मीरा सोना के पास आई और उसे गले से लगा लिया। सोना के आंखों में गुस्सा दिख रहा था। नीलिमा के आंखों में नमी थी। वो खड़ी हुई और सोना के सर में हाथ फेर के वहां से चली गई। मीरा ने सोना को बेड पर बिठाया। सोना के आंखों से एक आंसू उसके गाल पर फिसल गई। नीलिमा सोना के कमरे से बाहर आई, उनके आंखों में आंसू थे। मीरा भी उसके पीछे आई। सबने उन्हें देखा। शिवा समझ गए सोना नहीं मानी। नीलिमा शिवा को देखकर सर हिलाया और उदास हो गई। शिवा अपनी जगह पर खड़े हुए और कबीर के सामने हाथ जोड़ा। कबीर उन्हें देखकर खड़ा हुआ। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। सोना अपने कमरे में चुप होके बैठी थी। आदित्य उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। उसने देखा सोना का मंगलसूत्र उसके हाथ में टूटा हुआ है। उसने देखा नीचे मोतियां बिखरी हुई हैं और उसके मांग का सिंदूर मिटाया हुआ था। सोना कहीं खोई हुई थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। सोना उसे देखने लगी। सोना का चेहरा पीला हो गया था। आदित्य उसे ऐसे देखकर डर गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति हो। सोना अपना सर आदित्य के गोद में रख कर लेट गई। आदित्य ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। दी, आपको पता है ना, आप क्या कर रही हैं? आदित्य ने सवाल किया। सोना ने कुछ नहीं कहा। सोना से जवाब न पाकर आदित्य भी चुप हो गया। सोना कुछ देर में वैसे ही सो गई। आदित्य ने उसे अच्छे से सुलाया और वहां से चला गया। दोपहर में जब सोना की आंख खुली तो वो सीधा बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसकी मांग पूरी तरह से साफ और सुनी थी। उसके गले में अब कुछ नहीं था, बस एक रुद्राक्ष था पहले के जैसे। सोना मिरर के पास गई। उसने देखा आज वो पहले जैसे लग रही थी। उसके आंखों में कुछ दिख रहा था।
सोना ने अपना पुराना सफ़ेद अनारकली सूट पहना था। उसने खुद से कुछ फैसला किया था। वो अपने कमरे से बाहर आई। मीरा ने सबको कुछ बता दिया था कि नीलिमा और सोना के बीच क्या बात हुई, इसलिए किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सबने उसे देखा। सब परेशान हो गए। कबीर अपने कमरे में था। सोना अपना बैग लेकर कहीं चली गई। पुलिस स्टेशन। सोना ने अपना बैग कस के पकड़। वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वो हिम्मत करके अंदर गई। हवलदार, देखो मैडम को क्या चाहिए, मलसारत ने सोना को देखते हुए कहा। एक पुलिस वाले ने सोना को बैठने के लिए कहा। बताइए मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उस पुलिस वाले ने पूछा। सोना कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, जी, हमें रिपोर्ट लिखवाना है। आपका नाम क्या है? पुलिस वाले ने पूछा और पेपर पर कुछ लिखने लगा। मेरा नाम सोना शाह है। और हम एक डॉक्टर हैं, सोना ने बताया। किस मामले में रिपोर्ट करना है? पुलिस वाला पेपर में लिखते हुए पूछा। सोना ने कहा, जबरदस्ती शादी करने के लिए और मेंटल टॉर्चर करने के लिए। पुलिस वाला उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। किसने किसके साथ जबरदस्ती शादी की है? पुलिस वाले ने पूछा। हमसे उन्होंने जबरदस्ती शादी की है, सोना ने जवाब दिया। कब हुई शादी? उसने फिर से पूछा। 3 दिन पहले, सोना ने जवाब दिया। पुलिस वाला लिखते लिखते रुक गया। उसने सोना को आंखें छोटी करके देखा। वैसे आपको देख के लग नहीं रहा है आपकी शादी हुई है, उसने कहा। क्या आप बता सकती हैं उसका नाम क्या है? इसने आपसे शादी की है? पुलिस वाला सोना को देखते हुए पूछा। सोना पहले चुप हो गई, फिर कहा, अंश। अंश रायजादा, सोना ने हल्के से कहा। पुलिस वाला लिखते लिखते रुक गया। उसने सोना को हैरानी से देखा। जिसने भी सोना के मुंह से अंश का नाम सुना वो सब सोना को हैरानी से देखने लगे। पुलिस वाले ने एक उंगली से अपना कान साफ किया और बोला, मैडम, क्या आप फिर से बता सकती हैं? अंश रायजादा ने हमसे जबरदस्ती शादी की, सोना ने कहा और अपना बैग कस के पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैडम, आप क्या मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना अंश रायजादा कौन है? अगर उनकी शादी हुई होती तो सबको इस बारे में पता होता, पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्से से कहा। सोना अपनी जगह से खड़ी हो गई और बैग से कुछ फोटो निकाल के टेबल पर रख दी। पुलिस वाले ने फोटो को देखा। वो सोना और अंश के शादी के फोटो थे। आदित्य शादी के दिन अपने फोन से वीडियो बना था। जब शादी हो रही थी तब उसके फोन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सोना पुलिस स्टेशन आते समय फोटो निकलवा ली थी। फोटो साफ साफ नहीं थे लेकिन अंश को कोई भी पहचान सकता था। पुलिस वाले ने अपनी लार निगल ली। उसके हाथ फोटो को देखते हुए कांपने लगे। वहां पर जितने लोग थे वो सब हैरानी से उस पुलिस वाले को देखने लगे। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पुलिस वाले ने घबराते हुए कहा। लगता है आप अंश रायजादा को नहीं जानती। हम उन्हें सजा नहीं दे सकते, उसने आगे कहा। सोना उसे गुस्से से देखने लगी। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। देखिए सर, हमें नहीं पता अंश रायजादा कौन है और न हम जानना चाहते हैं। अगर आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम आपके सीनियर से बात करेंगे, सोना ने वैसे ही कहा। पुलिस स्टेशन के सभी लोग सोना की बात सुन के घबरा गए। आपने अभी के अभी हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं किया तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे, सोना ने कहा तो वो पुलिस वाला अपने सीनियर को देखने लगा। मैडम, आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं, दूसरे पुलिस वाले ने सोना से कहा। कुछ देर बाद सोना वहां से चली गई। सोना घर पहुंची तब शाम हो गया था। वो आते ही कमरे में चली और बेड पर धड़ाम से बैठ गई। उसके अंदर एनर्जी नहीं थी अब। ऐसा लग रहा था उसने आज बहुत सारा काम कर लिया है। वो फ्रेश हुई और किचन में आ गई। उसने खुद के लिए अच्छी सी चाय बनाई और कमरे में आ गई। रात के 9 बजे अंश अपने कमरे में था। आज वो जल्दी घर आ गया था। उसके फोन पर किसी का कॉल आया। सामने वाले ने कुछ बताया। अंश उसकी बात सुन के अपनी मुट्ठी बांध ली और आंखें छोटी कर ली।
कॉल किसी और का नहीं, कमिश्नर का कॉल था। उन्होंने बताया कि आज एक लड़की उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के पास आई थी। ओह, तो मेरी बिल्ली अब शेरनी बन रही है, उसने खुद से कहा और खतरनाक हाइस करने लगा। उसने सिगरेट जला लिया और हाथ में उसे घुमाने लगा। देखते हैं तुम कह तक मेरे सामने टिक पाती हो मिसेस सोना अंश रायजादा, अंश ने कहा। सुबह सोना अपने डेली रूटीन के बाद कमरे से बाहर आई। उसने आज पीच कलर का सलवार सूट पहना था। उसके बाल जुड़े में बंधे थे। उसके हाथ में एक बैग था। सबने नाश्ता किया। सोना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थीं। सोना को पहले जैसे देखकर सब खुश थे। सोना का मोबाइल बजने लगा। सामने से आवाज आई, मैडम हमने अंश रायजादा को हिरासत में ले लिया है। आपको बयान देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सोना ने कुछ सोचा और ठीक है कहा। सोना सीरियस हो गई। क्या हुआ सोना, किसका कॉल था? कबीर ने पूछा। सोना ने कुछ नहीं बताया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बैग लेके बाहर चली गई। आदित्य भी कॉलेज चला गया। आकाश अब हॉस्टल में रहने लगा। सोना कुछ देर में पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने देखा वहां पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत सारे लोग हाथ में राइफल लेके खड़े हैं। सबने सोना को देखा और अपना सर झुका लिया। उन सब के ऐसे करने से वो हैरान हो गई। वो अंदर गई। उसने देखा अंश एक के ऊपर एक पैर डाल के कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथ में सिगरेट थी। पुलिस वाले सब उसके आसपास खड़े थे। अंश ने सोना को आते हुए देखा तो बस देखता रह गया। उसके अंदर कुछ तो बदलाव था। बी पहले जैसे लग रही थी। न सिंदूर और न ही मंगलसूत्र। उसके आंखों में अब घबराहट नहीं थी। पुलिस वालों ने सोना को आते देखा, सब अपना सर झुका के खड़े हो गए। एक पुलिस वाला सामने आया और सोना के बैठने के लिए कुर्सी सामने लाया। सोना सबको हैरानी से देख रही थी। वो अंश के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक पुलिस वाला ने अंश को देखा तो अंश ने उसे आंख से इशारा 1, 2 वो पुलिस वाला अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोना से कई सवाल पूछा। सोना जवाब दे रही थी। अंश अभी तक से चुप था। वो बस सोना के चेहरे को देख रहा था। उसके हाथ का सिगरेट उसके उंगली को जला रहा था। क्या आप बता सकती हैं, आपके पति ने आपको कैसे परेशान किया? पुलिस ने हकलाते हुए सोना से पूछा। सोना ने एक नज़र अंश को देखा और सब कुछ बता दी। कैसे अंश ने इसे किडनैप किया था और उसके सामने एक आदमी को मारा था। शादी के समय भी उसने गन पॉइंट पर शादी की थी। शादी के बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। और भी बहुत कुछ। अंश ने अपनी मुद्दी कस ली। और बेचारा पुलिस वाला सोना की बात सुनकर डर से कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। पुलिस वाले ने डरते हुए अंश को देखा। अंश उसे गुस्से से घूर रहा था। सोना अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। पुलिस वाले ने अपने पॉकेट से रूमाल निकाला और अपना पसीना साफ किया। अंश की नज़रों से उसका हल बेहाल हो गया था। सोना पुलिस वाले की घबराहट अच्छे से समझ रही थी। पुलिस ने ऐसे ही और कुछ सवाल किए। कुछ देर बाद सोना वहां से बाहर निकल गई। अंश ने भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना कपड़ा ठीक करते हुए बाहर निकल गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। सबने उसके जाते ही राहत की सांस ली। सोना अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी, तभी कैसी ने उसका रास्ता रोका। वो अंश था। अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार के तरफ यार। सोना अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अंश की पकड़ मजबूत थी। सोना ने अंश के हाथ को जोर से काटा। अंश ने उसका हाथ फिर भी नहीं छोड़ा। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सोना को काटते हुए देखने लगा। सोना ने अपना सर ऊपर किया तो अंश उसे ही गुस्से से घूर रहा था। बेकार की मेहनत बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, अंश ने भारी आवाज में कहा। सोना उसे गुस्से से घूर रही थी। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, सोने ने कहा और फिर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंश उसका हाथ छोड़ दिया। सोना अपना हाथ दूसरे हाथ से सहला रही।
अंश ने उसको कमर से पकड़ा और उसे अपने कंधे पर डाल उसके साथ ही गाड़ी के अंदर घुस गया। उसने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। सोना अपना हाथ अंश के पीठ पर मार रही थी और अपने पर को चला रही थी। अंश ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका दोनों हाथ कस के पकड़ा। उसने दांत चबाते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना सबको हमारे बारे में बताने का। क्या कहा था तुमने, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? सोना अंश को अपने इतने करीब देखकर अंदर से घबरा रही थी लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही थी। सोना कसम सा रही थी। लीव मी यू पर्वर्ट, सोना ने जोर से कहा। कभी नहीं, अंश ने कहा और उसके गाल को एक हाथ से पकड़ा और उसे किस करने लगा। सोना ने अपना होठ अंदर के तरफ मोड़ रखा था इसलिए अंश बस उसके ऊपर ही किस कर रहा था। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंश ने उसके कमर पर चिकोटी काटा। सोना दर्द से कराही। अंश ने उसका फायदा उठाया और उसे किस करने लगा। सोना ने जोर से उसके होठ पर काटा। अंश उसे फ्रस्ट्रेशन से देखा। वो उसके चेहरे से हट गया और उसको छोड़ दिया। अंश के लिप्स के कट लग गया था और वहां से खून आ रहा था। सोना के होठों पर जीत की हंसी थी। अंश ने उसे ऐसे देखा तो और गुस्से में आ गया। उसने सोना को कमर से पकड़ा और उसके तरफ झुकने लगा। सोना ने अपने दोनों हाथ से अंश के सीने को धक्का दिया। अंश फिर भी नहीं हिला। रुक जाइए अंश, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अंश उसे गुस्से से देखने लगा। हमने आपसे सिर्फ अपने परिवार और अपने भाई के सुरक्षा के लिए शादी की थी, ये सब आप हमारे साथ नहीं कर सकते। आप ये सोचना बंद कर दो कि हमारे ऊपर आपका कोई हक है। सोना गुस्से से बोल रही थी और अंश उसे सुन रहा था। हमने अभी तक से आपको अपना पति नहीं माना है इसलिए अपने आप को हमारे ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ कभी नहीं रह सकते। हम उन लड़कियों के जैसी नहीं हैं जो आप जैसे के साथ एक साथ रहें। हम अपने लिए लड़ना जानते हैं, बस थोड़े समय के लिए कमजोर होते। इसलिए आप अपनी लिमिट में रहिए, सोना ने एक एक शब्द गुस्से से कहा था। अंश उसे देखते हुए बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। यू आर माई वाइफ सोनल। अंश के ऐसे कहने से सोना उसे देखने लगी, उसके दिल में कुछ हो रहा था। सोना ने आगे कहा, सिर्फ आपकी पत्नी हो सकती हूँ लेकिन आपकी गुलाम नहीं, जो हर वक्त आपकी बात मानते रहें। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो सोना? अंश उसे दांत पीसते हुए कहा। और आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? सोना अंश के आंखों में आंखें डालकर बोली। अंश ने उसका कमर छोड़ दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। सोना अच्छे से सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने चैन की सांस ली। अंश, हमें घर जाना है, सोना बाहर देखते हुए शांत लहजे में बोली। अंश उसे इग्नोर करके बाहर देख रहा था। सोना ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अंश को देखा। अंश उसे ही घूर रहा था। उसने गाड़ी नहीं रोकी। सोना अब अंश को गुस्से से देखते हुए बोली, अंश अभी के अभी गाड़ी रोकने के लिए कहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से उसका छोटा सा नाक लाल ही गया था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के सामने आकर रुक गई। सोना ने बाहर देखा। ये तो वही जगह थी जहां पर अंश उसे शादी के दिन लेके आया था। बाहर से वो जगह बहुत सुंदर थी, व्हाइट पेंट जैसे कोई बादल का घर हो। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर खींचा। सोना लड़खड़ाकर अंश के ऊपर आ गिरी। अंश उसे कमर से पकड़ा। सोना उसे देखने लगी। अंश ने उसे फिर से कंधे पर उठाया और उसे अंदर ले गया। सोना उसे पीठ पर अपने छोटे हाथों से मार रही थी। उसने मास्टर बेडरूम में जाकर दरवाजा खोला और सोना को बेड पर पटक दिया। सोना उसे गुस्से से देख रही थी। वो बेड से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी। अंश ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तुम अब कहीं नहीं जा सकती, अंश ने उसके कान में कहा और सोना को बेड में धक्का दिया। अंश वहां से चला गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंश, आप हमें ऐसे नहीं कर सकते। अंश, दरवाजा खोलिए। सोना दरवाजा पीटते हुए बोल रही थी। अंश हॉल में आ गया। उसने सबको आदेश दिया कि कोई भी दरवाजा न खोले। अंश वहां से अपने ऑफिस के लिए चला गया।
सोना दरवाज़ा पीट रही थी। वो थक कर वहीं बैठ गई। उसके आंखों से अब आंसू बहने लगे। आप हमें इस तरह से कैद नहीं कर सकते, सोना ने मन में सोचा। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। कुछ देर बाद वो बाथरूम में गई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा और होठों को देखने लगी। उसके आंसू उसके गाल से होते हुए उसके कपड़े पर गिर रहे थे। उसने अपने हाथ से आंसू पोंछा और खुद को देखते हुए बोली, रोना बंद करो। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। उसने अपना मुंह धोया और अपना कपड़ा ठीक करते हुए बाथरूम से बाहर आई। सोना बालकनी में गई। उसने नीचे देखा और कुछ सोचा।